हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट तो हाँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके फीचर्स के बारे में। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, फेडरल फीचर्स था, नॉन फेडरल फीचर्स था। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक फेडरल फीचर है, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी नॉन फेडरल फीचर्स है। Likewise, all India service that is non-federal feature. Then independent body. Indian constitution not only provide for legislative but also independent body. तो independent body क्या है? ये एक फेडरल फीचर्स है, ठीक है। देन इमरजेंसी प्रोविजन आता है। यहाँ पे भी ये नॉन फेडरल फीचर्स को दिखाता है कि क्योंकि सेंटर का ज्यादा ज्यादा पावर आ जाती है। और ये इमरजेंसी प्रोविजन क्यों दिया गया? सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब तो हमने कर लिया था। थ्री टायर गवर्नमेंट है, ये 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है। ये एक फेडरल फीचर से ये शो करता है डुअल पॉलिटी को, ठीक है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एक सेंटर है फिर स्टेट। हमने एक और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लास्ट था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे आया था? ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, ये याद रखना, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये याद रखने से काम आता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जगह स्टेटमेंट भी आता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 किस चीज से रिलेटेड थी। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कंपनी देखते हो तो उसमें प्रॉफिट किसको जाता है? ओनर को जाता है, ठीक है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसमें जो प्रॉफिट है दैट गोज टू एवरी मेंबर, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, सर्वेंट होते हैं, जो भी उस ग्रुप कंपनी के मेंबर होते हैं, उन सबको प्रॉफिट इक्वल शेयर होता है। तो वो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। जैसे अमूल है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ये फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली फीचर्स है। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19 हमें मिलती है। फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 43 भी, ये हम लोग करेंगे अलग से। देन न्यू पार्ट 9B में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को, याद रखना आप लोग, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया। आर्टिकल 243 ZH2, आर्टिकल 243 Z2। Then the new part 9B contains various provisions to ensure the cooperative societies. तो 9B में क्या ऐड किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और DPSP में कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 43B, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आता है हमारा मेन क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें आज क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। साइलेंट फीचर्स हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो क्रिटिसिज्म क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म, कुछ दिनों के लिए इसे इट वाज ओपन टू पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के लिए खोला गया था, पब्लिक के लिए छोड़ा गया था कि आप इस पे टिप्पणी दो, ठीक है। फिर रिव्यू हुआ था, ओपन टू डिबेट एंड डेलिब्रेशन डिस्कशन। तो इसकी बहुत सारी कमियां निकाली गई। तो Constitution of India as framed and adopted by Constituent Assembly has been criticized on following grounds. So there are some grounds on which the Constitution has been criticized. Okay, so there are some grounds. So what is the first ground? तो पहला ग्राउंड है हमारा ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब हमने उधार मांगा है। उनका कहना है कि हमने बहुत सारी आइडियोलॉजी को कॉपी किया है, ठीक है।
तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये ओरिजिनल नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू और ओरिजिनल, इट इज बैग ऑफ बोरोइंग। ये टर्म याद रखना, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और ए बैग ऑफ बोरोइंग और ए हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज ए हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, ये बैग ऑफ बोरोइंग या हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के कुछ कुछ चीजों को उठा के भर लिया गया है। ठीक है, तो इट इज ए पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट या फिर हॉच पॉच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बैग ऑफ बोरोइंग, सब कुछ बोरो किया गया, सब कुछ उधार, कुछ नया और ओरिजिनल नहीं है। तो ये कहना था पहला क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिक्स का पहला क्रिटिसिज्म था ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन बट दिस क्रिटिसिज्म इज अनफेयर, इलॉजिकल, दिस इज कंप्लीटली अनफेयर। व्हाई? तो बिकॉज ये मैंने शुरू में ही आपको कह दिया कि द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बहुत सारी नेसेसरी मॉडिफिकेशन को लाया था। दे ऑलरेडी ब्रॉट नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर्स बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल बी सुटेबल टू इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो सिचुएशन है उसके अनुसार वो सुटेबल रहेगा। उस हिसाब से जो भी हमने बोरो किया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था उसको मॉडिफाई कर दिया गया और हमने दूसरों की गलतियों को भी रेक्टिफाई किया, कि दूसरों ने जो गलती किया था उसको हमने चेंज किया। तो इसी पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये आपको आंसर जब लिखना है, जब आप एग्जाम दोगे, मतलब जब आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इससे रिलेटेड आंसर, तो वहां पे आपको अंबेडकर को कोट करना होगा। पहले आपको क्रिटिसिज्म लिखना होगा। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये कि इट इज हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बी आर अम्बेडकर सेड, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करना है। तो चेयरमैन उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अब दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फंडामेंटल एक ही है और दैट इज फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज। ठीक है, दैट इज फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज। उनका स्टेटमेंट है, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोर देन 100 years have rolled over when they first written already, it has been all, तो ये ऑलरेडी फॉलो किया गया है। जो फंडामेंटल प्रैक्टिस है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल क्या है? फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर जस्टिस प्रोवाइड करना। तो ये फंडामेंटल तो सेम ही है ना पूरे देश में, तो हमने लिया, हमने कॉपी कुछ नहीं किया है। तो अंबेडकर ने कहा कि ओनली न्यू थिंग्स इफ देयर कैन बी इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड आर द वेरिएशन मेड टू रिमूव द फॉल्ट्स। दूसरे कंट्री में जो भी फॉल्ट किया, ठीक है, उसको हमने एकोमोडेट किया, उसको हमने चेंज किया, उसको हमने वेरिएशन लाया और उसको हमने चेंज किया। तो वर्ड इसका यही होगा, देयर वाज नेसेसरी मॉडिफिकेशन व्हिच वाज सुटेबल टू इंडियन कंडीशन। ठीक है, अवॉइडिंग देयर फॉल्ट्स। ठीक है, बस, और वो अंबेडकर को आप कोट कर देना। फिर नेक्स्ट ये भी कहा गया कि द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ब्लाइंड कॉपी, तो ये अंबेडकर जस्टिफाई कर रहे थे कि ये जो कहा गया कि ये जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इट इज ए ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, ये जो चार्ज हमसे दिया गया है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कहते हैं कि जिसे ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कंप्लीटली अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो पहला आरोप था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरो किया गया है। दूसरा है दिस इज कार्बन कॉपी ऑफ 1930 एक्ट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट देके जो था बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉइंट कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। इसमें क्रिटिक्स ने क्या कहा? क्रिटिक्स ने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को पूरा कॉपी कर लिया गया है, लेकिन फिर अंबेडकर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्ट्रक्चर तो लिया होगा, हमने वहां से कुछ नहीं लिया है,
क्योंकि फंडामेंटल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस या फिर फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का सेम ही है, ठीक है। बट हमने अगर कुछ लिया है 1935 एक्ट से, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो छोटी मोटी आप टेस्टरीज दोगे मार्केट से उठा के तो वहां पे पूछ देता है, मतलब told that we have taken dash from government of India 1935 constituent assembly, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो एन श्रीनिवास जो है, अब एलिगेशन कौन थे, एन श्रीनिवासन, ये आपको याद रखना है, एन श्रीनिवासन, दूसरा एवर जेनिंग्स। तो एन श्रीनिवासन कहते हैं कि इट इज ए कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डायरेक्टली ड्रिवन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से टेक्सचुअली कॉपी कर लिया गया है। फिर पी आर देशमुख, ये नाम याद रख लो, जो जो जिसका इसका नाम आ रहा है वो आपको याद रखना है, सामने आप लिख लो, एन निवास, देन आइवर जेनिंग्स। एन श्रीनिवास ने क्या कहा, इट इज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आइवर जेनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पी आर देशमुख ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड, ने कहा सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइजी को ऐड किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या था, अगर आपको याद होगा तो उसमें बस ये था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया था टू मैक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसके पास वोटिंग का अधिकार था, ठीक है, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी, जो एजुकेटेड थे, कुछ सिलेक्टेड मासेस को वोटिंग राइट मिला था, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी मिली थी। पी आर देशमुख का कहना है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये जो भी स्टेटमेंट जिसका इसका आ रहा है, आइवर जेनिंग्स, पी आर देशमुख, एन श्रीनिवास, ठीक है, ठीक है। अब बी आर अम्बेडकर, जैसा ये मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए, तो बी आर अम्बेडकर डायरेक्टली आते हैं डिफेंड करने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड इन बोरोइंग, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेगियरिज्म नहीं है। प्लेगियरिज्म होता है जब आप कोई कॉपीराइट को वायलेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो कहना ये चाहते हैं कि कोई भी जो फंडामेंटल आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पे किसी का पैटेंट अधिकार नहीं है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, किसी का पैटेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग ये प्रोविजन कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या, अम्बेडकर ने कहा, इसे आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, अम्बेडकर said what I am sorry about is that provisions taken from Government of India Act relate to details of administration। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स को लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक, वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। वहां पे सीधे आपको डिफेंड करना है बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हुए कि वी हैव नॉट टेकन एनीथिंग, देयर इज नथिंग सेम इन बोरोइंग, वी हैव मेड चेंजेस एज पर द सिचुएशन। हमने इंडियन सिचुएशन के अनुसार चेंजेस किया है, और रिक्वायर्ड वी अवॉइडेड द फॉल्ट्स, ठीक है, मिस्टेक्स, वी हैव लर्न फ्रॉम कंट्रीज मिस्टेक, और व्हाट वी हैव टेकन इज डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एज पर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो समझ में आया यहां तक सबको, वाई या एन हो सकते हो आप, वाई मीन्स यस, एन मीन्स नो, ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देन अब नेक्स्ट थर्ड क्रिटिसिज्म है, इट इज अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन। तो क्रिटिक का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन। क्रिटिक ने कहा कि जो भी इसमें दिया गया है वो तो वेस्टर्न से लिया गया है, ठीक है, हमें चाहिए भारत का जो हमारा जो फ्यूज है वो चाहिए, हमें चाहिए हारमोनियम, हमें चाहिए तबला, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें हारमोनियम और तबला और सितार चाहिए, लेकिन आपने हमें दे दिया वेस्टर्न म्यूजिक का रैप, ठीक है, आगे यही लिखा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो critics said that the Indian constitution is un-Indian या फिर anti-Indian because it does not reflect the political tradition and spirit of India। spirit of India को नहीं शो करता है, ठीक है।
उन्होंने कहा कि जो सर थोड़ा फॉरेन आवाज नेचर है, स्टक हो रहा है, थोड़ा वॉइस स्टक हो रहा है। अब आ रही है आवाज? ओके। तो के हनुमंथैया हुआ क्रिटिक, जो म्यूजिक का बात करते हैं, सितार का बात करते हैं, वीणा का बात करते हैं, ये है के हनुमंथैया। और ये नाम याद भी रखना, ये आपको कोई भी स्टेट में पूछ देता है कि इवन आजकल यूपीएससी में पूछ रही है के हनुमंथैया। ये स्टेटमेंट किसने दिया? वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा स्टार बट वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। ठीक है, तो के हनुमंथैया, ठीक है, ताता थैया इस तरह से याद रख सकते हो, हनुमंथैया। ठीक है, तो के हनुमंथैया सेड, अब ये मेंस में भी काम आ जाएगा ऐसे यार, वी वांटेड द, इट इज इंडियन, व्हाई वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा सितार, मतलब हम लोग को देसी चाहिए था, आपने पूरा विदेशी ला ले आया, ला दिया। तो सिमिलरली लोकनाथ मिश्र, ठीक है, लोकनाथ मिश्र, ये ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा इट इज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट इज मच मोर ए स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट। मतलब गुलाम की तरह, गुलामों नकल करना, ये ज्यादा गुलामीपन है। अगर गुलाम बनने से, अगर कोई आपको गुलाम जबरदस्ती बनाता है तो वो समझ में आता है, लेकिन आप गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज्यादा शर्मनाक है। तो लोकनाथ मिश्रा ने कहा, लोकनाथ मिश्र ने कहा, ठीक है, लोकनाथ मिश्र, उन्होंने कहा, क्रिटिसाइज किया कंस्टिट्यूशन को, ही सेड दैट स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट is much more slavish surrender to the west. Slavish imitation nothing but slavish surrender. ठीक है, नाथ मिश्र। देन लक्ष्मी नारायण साहू, लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, द आइडियल्स ऑन विच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं ये स्टेटमेंट लिखना है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम व्हाट, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन। क्यों? बिकॉज हमने गांधी का कोई फिलॉसफी ऐड नहीं किया है। हमने गांधी का कोई फिलॉसफी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो क्या है गांधी का फिलॉसफी? गांधी का फिलॉसफी है पंचायती राज। ठीक है, इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन मीन्स खादी टाइप, जो खादी प्रोडक्शन हो गया है, मासेस प्रोडक्शन जो होता है, नोट मासेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस। ठीक है, विलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो ये मेन गवर्नमेंट गांधी जी का फिलॉसफी था। गांधी का फिलॉसफी को तो यहाँ अप्लाई ही नहीं किया गया, हु इज द फादर ऑफ नेशन, इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी। लेकिन इसका अलग रीजन था, उस समय हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं था, हमारे जो ग्रामीण शहर के, ग्राम के रहने वाले लोग थे, द पीपल, दे वर नॉट, दे डिड नॉट हैव सो मच कैपेसिटी और एजुकेशन। तो क्रिटिक्स का कहना है दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन यहाँ पे हनुमंथैया आते हैं, गांधीयन है बिकॉज देयर इज नो विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोविजन। के हनुमंथैया said this is exactly the kind of constitution महात्मा गांधी did not want and did not envisage। लॉजिकल है। ठीक है, तो के हनुमंथैया ने कहा दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट envisage। envisage का मतलब होता है कि हमने ऐसा कुछ आशा किया था, मतलब कुछ उम्मीद टाइप फ्यूचर को लेके, टू फॉर्म ए मेंटल इमेज। ठीक है, ये याद रखना, वर्ड सब भी, वर्ड पावर भी बढ़ाते रहना साथ साथ में, वर्ड मिले तो उसको यूज करना, मीनिंग देखना। ठीक है, पेपर भी ऐसे ही पढ़ना आप लोग, उसमें उसमें जो भी मिले उसको
एक अलग नोट्स बनाओ, उसमें लिखा करो वर्ड मीनिंग और उसको कोशिश करो यूज करने का, वो आपको काम आएगा, क्योंकि सीसेट में काम आएगा, यूपीएससी का, फिर सीएपीएफ में काम आएगा, जितने भी एग्जाम होते हैं हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो के हनुमंतैया का दो क्रिटिक्स आ गया, एक हो गया दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट ड्रीम ऑफ। ठीक है, और पहला क्या था, हमें सितार चाहिए, वीणा चाहिए, लेकिन हमें मिल गया वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक है, देन टी प्रकाशम another member of constituent assembly, he attributed हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आई एम सॉरी, घर से फोन आ गया। हाँ ठीक है, देन हनुमंतैया, के हनुमंतैया का ये कहना है, ठीक है, देन टी प्रकाशम, he is another member of constituent assembly, attributed this lapse to Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and anti-egoism towards the Gandhian idea। हाँ, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो टी प्रकाशम का कहना है कि जो कि एक मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, उन्होंने कहा कि गांधीयन फिलोसफी, द कॉन्स्टिट्यूशन अनगांधीयन, या फिर गांधीयन फिलोसफी को अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अंबेडकर कभी भी गांधी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो गांधी के आइडिया से अगेंस्ट थे, गांधी के आइडिया के अगेंस्ट थे। ठीक है, बहुत सारी आइडिया जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट थे। तो ये एक रीजन है, ये लैप्स ऑफ अंबेडकर नॉन पार्टिसिपेशन। तो ये अंबेडकर को उन्होंने एक तरह से उनके ऊपर पॉइंट किया। ठीक है, देन एलिफेंटाइन साइज, ये तो बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, व्हाई इट इज बल्कि। ठीक है, इट इज टू बल्कि क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी इतना वैरिड है, हिस्ट्री है। देन देयर इज डिटेल प्रोविजन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नेंस के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी कवर किया है। ठीक है, so Ivor Jennings, a British constitutionalist, observed that the provision borrowed were not always well selected। तो आइवर जेनिंग्स का कहना है the provision is not well selected in the constitution, generally was too long and complicated। जो भी प्रोविजन है वेल सेलेक्ट नहीं किया गया था और टू लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड था, ये आइवर जेनिंग का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो जहां जहां किसी का क्रिटिसिज्म है उसको लिख लिया करो, एक अलग पेज में ही लिख लो पॉइंट देके कि इस टॉपिक पे क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म किस बात पे, एलिफेंटाइन साइज यानी बल्कि इन नेचर पे है। ठीक है, देन देयर कम्स एचबी कामत। एचबी कामत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, द एम्ब्लेम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। ठीक है, तो ये मैंने शुरू के लेक्चर में ही कहा था कि सिंबल क्या था हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो इन्होंने इसी को क्रिटिसिज्म दिया है कि एचबी कामत ने कहा द एम्ब्लेम और द क्रेस्ट, एम्ब्लेम ये होगा, क्रेस्ट उसके नीचे होगा। ठीक है, तो एम्ब्लेम और द क्रेस्ट जो है, जो हमने असेंबली के लिए सेलेक्ट किया, वो ऑलरेडी एक एलिफेंट है। तो शायद इट इज इन कॉन्सोनेंस, मींस उसके साथ कॉन्ग्रुएंसी में है या फिर लिंक सिंक में है विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज टू बल्किएस्ट। ये सार्काज्म था उनका। he also said I'm sure the house does not agree that we should make the constitution an elephantine one। ठीक है, मतलब उनका यही कहना था मेन एचबी कामत का कि जो एम्ब्लेम और क्रेस्ट जो है हमारा असेंबली का, वो खुद एक एलिफेंट है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बल्कि है। ठीक है, तो ये एचबी कामत का क्रिटिसिज्म था। और दूसरा किसका था, आइवर जेनिंग। इसका काउंटर अगर आपको बैलेंस करना तो आप क्या कहोगे, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, फिर हमने इसके साथ साथ हम नए नेशन थे, हमने बहुत सारे नेशन का गुड फीचर्स को लिया है। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल प्रोविजन को भी इंक्लूड किया, फंडामेंटल तो इंक्लूड किया ही है, जैसे व्हाट आर फंडामेंटल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी, प्रीएम्बल।
तो इस तरह से आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। देन इट इज पैराडाइज ऑफ लॉयर, ये भी हमने डिस्कस किया है। पैराडाइज ऑफ लॉयर यानी इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज मोस्टली ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मोस्टली मेंबर्स थे दे वेर मोस्टली लॉयर, ठीक है, वो लोग लॉयर्स थे और पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो ये एक रीजन रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक डॉक्यूमेंट बन गया और इसे लॉयर पैराडाइज यानी लॉयर का जन्नत कहा जाता है। क्योंकि आप कभी कोई केस में फंस के देखना, ठीक है, अगर आपको कोई केस हो गया या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लॉयर का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इतने टफ लैंग्वेज है जो कि कॉमन मैन को समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर फंडामेंटल राइट को रियल में एक्सरसाइज करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, दैट विल नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर कॉमन मैन। तो आपको यहाँ पे लॉयर का इनकम बनता है, ठीक है। तो यही कहा गया, इट इज लॉयर्स पैराडाइज, यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉयर टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग योर फंडामेंटल राइट। देन H.K. Maheshwari, he was also a member of Constituent Assembly, ठीक है, प्लीज राइट दिस, H.K. Maheshwari। So H.K. Maheshwari, he was member of Constituent Assembly. He observed the draft tends to make people more litigious, more inclined to law court, less truthful, less likely to follow the method of truth, non-violence. So if I may, so the draft is really a lawyer's paradise। वही मैंने जो अभी हिंदी में कहा उसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो इनका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट है H.K. महेश्वरी का कहना है ये पीपल को ज्यादा लिटिगस बनाता है। ये क्या हुआ, ये होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लिटिगियस। देन होता है वी आर मोर इंक्लाइन टू गो टू लॉ कोर्ट्स, अब हर बात में मुझे लॉ कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेस ट्रूथफुल, अब लॉयर का काम क्या होता है, ही मैनिपुलेट्स यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है। लेस ट्रूथफुल, लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे आपको सबूत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, प्रूफ करना होगा। और नॉन वायलेंस तो बिल्कुल नहीं। तो देयर इज लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। और यहाँ पे आपके मोर इंक्लाइन टू गो टू लॉ कोर्ट्स, यू बिकम मोर लिटिगस, ठीक है। सो इट इज रियली लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज P.R. देशमुख, ये भी एक मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ये भी किस पे ये किस इनका क्रिटिसिज्म कहाँ आ रहा है, लॉयर्स पैराडाइज पे, पैराडाइज ऑफ लॉयर पे। तो ये उनका भी एक, ठीक है। I should however like to say that the draft of articles that have been brought before the House by Dr. B.R. Ambedkar to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of law manual, ठीक है, ये कोई लॉ मैनुअल जैसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। ये P.R. देशमुख का था। अब जैसा मैंने कहा हर चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, अब ये यहाँ से याद आए, ठीक है। Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual, but a social political document। हाँ, ये स्टेटमेंट इसको शॉर्ट में आप कर सकते हो। तो ये किसने कहा था, P.R. देशमुख ने, ठीक है। P.R. देशमुख ने कहा उन्होंने कहा इट इज टू पॉन्डरस डॉक्यूमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहिए, इट शुड नॉट बी ए लॉ मैनुअल बट ए सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ये एक सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, विच शुड हैव बीन ए वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक अच्छा क्रिटिसिज्म है, एक लाइफ गिविंग या फिर वाइब्रेटिंग, पल्सिएटिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। लेकिन हमने अपने आप को बर्डन कर लिया विथ, बल्कि यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स 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 हैं जिसको इजिली हटाया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारे पास आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जो लास्ट पेज में होगा आपका, ये है आपका व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स, क्या क्या गिवन है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है आपका पार्ट वन में क्या था, यूनियन एंड टेरिटरी। ये मैं आपको अभी यही कहीं याद करा देता हूँ, देखो ये कैसे याद होगा।
अच्छा ये पार्ट है, ये तो इजीली याद हो जाएगा, शेड्यूल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, पार्ट 1 इज यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, ये याद रखना, यूपी में 2 बार यहीं से क्वेश्चन आया है, बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ जब 4 to 11 लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूनियन एंड टेरिटरी कम्स अंडर आर्टिकल 1 से 4, ठीक है, 1 to 4। देन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप 5 से 11, ठीक है, 5 class to 11, article 5 to 11। Then part 3 deals with fundamental right, it comes under article 12 to 35, 12 to 35। अब ध्यान रखना 32 आर्टिकल के बाद 33, 34, 35 ये क्या है, ठीक है, मार्शियल लॉ, ठीक है, जो भी है तो याद रखना। देन पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। देन पार्ट 4A कम्स, पार्ट 4A में सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आता है विच इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A, ठीक है। पार्ट 1 2 3 4 5 4A। देन कम्स 5, ठीक है, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 to 151, 52 से 151, 52 में से एक गया तो क्या होगा 51, 52 to 151, 52 minus 1 it becomes 51। so part 5 union government, that is central government, contained under article 52 to 151, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट 123, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी क्या हो गया 123 क्या ऑर्डिनेंस है ये, ठीक है। देन यूनियन जुडिशरी, इसमें जितने भी फीचर्स है 124 to 147, अगर कोई एग्जाम में आपका तो ये पक्का पढ़ लेना, यूपीएससी जो आ रही है उसमें भी आएगी यहाँ से, ठीक है। चैप्टर 4 पार्ट 5 में है ये यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 123। देन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 to 151, यानी ये चैप्टर 1 to 5 आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 52 to 151, 52 minus 1 that is 51, तो 52 to 151 पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पार्ट 6 151 तो हो गया था, देन स्टेट गवर्नमेंट आएगा 6 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 152 to 237, याद रखना ये याद रखोगे तो बहुत जगह लॉजिकल गेस कर पाओगे, ठीक है। इसमें फिर आता है आपका लेजिस्लेटिव पावर, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स को याद रखना, चैप्टर 5 द हाई कोर्ट 214 to 232, ठीक है, 214 to 132। और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी से 124, ठीक है, 124 147। हाई कोर्ट में क्या हो गया 124 उल्टा हो गया 214, ठीक है, इट इज जम्बल, तो 124 बिकम्स 214, 214 टू 232, ठीक है, ऐसे याद रखना। 124 to 147 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 214 to 232। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 233 to 237, 233 to 237, ठीक है। ये सब जो मैं बोला वो याद रखना है, बाकी याद रहे नहीं रहे, ठीक है। देन इट्स ऑल राइट, यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 to 242, फिर आपको पायत याद रखना है, आपको पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, एक बार मैं इसे कल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कल का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे आर्टिकल को एक बार करा दूंगा। सर एक क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, पूछिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? अच्छा जी, हाँ किसको किसको ठीक है, बोलेंगे सर? समझ गए, क्वेश्चन आपका वहां से आया ना, जो गवर्नमेंट ऑफ, जो अम्बेडकर ने कहा था कि हाँ सर। अम्बेडकर ने कहा
जो प्रोविजन लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 35 से हमने सब कुछ कॉपी नहीं किया, हमने उसका एडमिनिस्ट्रेशन को लिया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन एक अलग से नहीं है, ये बहुत जगह डिटेल्ड में, जैसे आप आर्टिकल 22 देख लो, डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन वाली है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कब डिटेन करना है, कब कैसे करना है, या फिर आर्टिकल 19 है, तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि आपको इसी समय में रिस्ट्रेन करना है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। तो हर जगह डिटेल्ड प्रॉपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है, फिर डीपीएसपी है, या फिर आप पूरा सर ये हो पार्लियामेंट सक देख लो। सर ये हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज को जैसे अपॉइंट किया जाता है, उसका प्रोसीड्यूर पूरा दिया हुआ है, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन कर सकते हैं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ हाँ, जहाँ पे, क्योंकि हमने हमने हमें न्यू इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, और नो वन हैड एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वहाँ पे जरूरी था, वी वेर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, सो इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पूरे प्रोविजन को डिटेल्ड में दें। हर एक स्टेट में नया गवर्नमेंट आया था, ठीक है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन वहां से लिया है। या फिर आप गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर देख लो, एमएलए को अपॉइंट करने का प्रोसीजर देख लो, ये सब तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है ना। हम लोग एमपी अपॉइंट करते हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में रहना बस ये चाहिए था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ठीक है, और लीगल राइट्स, कुछ कुछ और कुछ नहीं रहना चाहिए था, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमें ये फॉलो करना है, ठीक है गाइस। तो आज मैं यही खत्म सर करता हूँ, और कुछ डॉट है? हाँ सर एक चीज पूछना था, जो हाँ, पूछिए। क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, सर क्रिटिसिज्म वाला पार्ट जो बताया उसमें सर इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है मेंस में? इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और स्टेटमेंट देके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, या किसी भी एग्जाम में। मेंस में क्वेश्चन आएगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स पे दे देगा, ठीक है, कमेंट, ठीक है, कुछ भी लिख देगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन इज हॉच पॉच एज स्टेटेड बाय दिस कमेंट। तो वहां पे आपको पहले कौन किसने किसने ऐसा कमेंट किया है, हॉच पॉच है ये, ठीक है, आइवर जेनिंग्स है, और या फिर कौन है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला उन सबको लिख लो, वहां पे काम आएगा, ठीक है। वहां पे जब ये नाम के साथ लिखोगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। फिर आपको उसको बैलेंस करना है कि नो, हौच पौच नहीं है, हमने बहुत जगह से स्मार्टली, प्रूडेंटली हमने बहुत सारे प्रोविजन किया है, ठीक है, और वी हैव फिटेड एज पर इंडियन डिमांड, ठीक है, वी हैव मेड सम वेरिएशन, हमने कुछ चेंजेस किया है। और फंडामेंट, अम्बेडकर ने कहा, फिर आपको अम्बेडकर का स्टेटमेंट डालना है, अम्बेडकर को पक्का डालना है, वो तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर ने कहा कि देयर इज नो कॉपीराइट ऑन फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इस पे किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही आपको पहले क्रिटिसिज्म, जो क्वेश्चन कह रहा है अगर क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म, फिर उसका पोजिशन देना आपको, और इसमें स्कॉलर का मदद लिखना, ये पार्ट में खास कर, ठीक है, क्या समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल कल और आप लोग प्रियम्बल भी, ना? हाँ हाँ, कल प्रियम्बल, और ये आर्टिकल शुरू करने थोड़ा एक बार याद करा देंगे जो जो बचा हुआ है। ठीक है सर। तो ठीक है, और आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स ये सबको, ठीक है, जो भी आप लोग के साथ न्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं। जी वर्षा बोलिए। Yes, sir. Perfect. Sir, I have a doubt that जो सर लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म था और कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है, तो दोनों अलग पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म, हाँ, दोनों अलग। ओके सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो छोटा मोटा क्रिटिसिज्म है, इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कलेक्टिव नहीं था, ठीक है, ये पार्ट था। जी उस सर। समय वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा है, तो उसको आपको काउंटर वहां भी करना था, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा राइट किया, तो फिर आपको पूरा फ्यूचर 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 तक
फेडरल फीचर्स, ये सब, ठीक है। ये चैप्टर को पढ़ लेना एक बार बढ़िया से, ये जो फीचर्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक्स। थैंक